Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about practical taxation FBR Pakistan. Uh, अगर आपका अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का बैकग्राउंड है तो ये वेबिनार आपके लिए रेलेवेंट है 100%। क्योंकि हम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल जो है उनको बहुत ज़्यादा नीड होती है जब आप पाकिस्तान में किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको टैक्सेशन भी आनी चाहिए। इवन दो हमने यूके का टैक्स पढ़ा होता है एसीसीए में, तो मगर हमने अगर पाकिस्तान में किसी कंपनी के लिए काम करना है तो हमें डेफिनेटली पाकिस्तान की टैक्सेशन को आना चाहिए। और इसमें फ्रीलांसिंग भी हम कर सकते हैं, एज अ बिजनेस एंड टैक्स कंसल्टेंट भी काम कर सकते हैं, जैसे मैं भी कर रहा हूँ काफ़ी अरसे से, और मेरा भी एसीसीए का बैकग्राउंड है। और स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करके जो है वो अपना मैंने सेटअप किया है। तकरीबन 7 साल हो गए अपना काम करते हुए, और 4-5 साल जॉब भी की। तो जो टैक्स का काम है उसमें अब चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेट हो गई हैं, ऑनलाइन हो गई हैं। आईआरएस का पोर्टल आ गया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आसान हो गई हैं। पहले ये काम हमें मैन्युअली एफबीआर के ऑफिस जाके बाय इन पर्सन जाके जो है वहाँ पे जमा करानी होती थी। एनटीएन बनाना, ये वो सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल होती थी। तो अब काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेट हो गई हैं। इनफैक्ट नोटिसेस भी अब जो है वो इनबॉक्स में आ जाते हैं आईआरएस के अंदर। उसका रिप्लाई भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि आपकी जॉब में भी ये काम आ सकती हैं, और प्लस फ्रीलांसिंग करने में भी काम आ सकती हैं। मेरे पास कुछ साल पहले एक अपवर्क से एक काम आया था। उसमें ये था कि हमें टैक्स के हवाले से जो है रिटर्न वगैरह फाइल करने थे। तो आप ये देखिएगा कि अगर आपका स्किल सेट है तो वही चीज़ पाकिस्तान, ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर किसी को जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करें। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सर्विसेज चाहिए होती हैं। प्लस आप अगर लोगों को फाइलर बनाते हैं और उनसे आप पैसे चार्ज करते हैं, फीस चार्ज करते हैं, तो आप इसमें स्कोप कितना है ये भी मैं इसमें डिस्कस करूंगा। अप्रोक्सीमेटली जो है वो 35 लाख जो है फाइलर हैं लोग, कंपनीज और इंडिविजुअल्स को मिला के। आप सोचें कि 30 करोड़ की आबादी है, उसमें 35 लाख लोग फाइलर हैं। तो अगर आप इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो मेरे ख्याल में 1% जो है वो निकलेगा। 1% से कुछ ज़्यादा निकलेगा। तो इसका मतलब इसमें स्कोप तो बहुत है, क्योंकि अगर आप कराची में ही देखें और लाहौर में देखें तो बहुत जो है ताजर हजरात यहाँ पर मौजूद हैं, बिजनेस कम्युनिटी यहाँ मौजूद है। बहुत सारे लोग हैं जो नॉन फाइलर हैं। मगर जब वो कहीं फंसते हैं, मिसाल के तौर पे इमिग्रेशन में आजकल एम्बेसीज वगैरह इनकम टैक्स रिटर्न मांग रही हैं, तो अब फिर वो हमारे पास आते हैं और अपना रिटर्न फाइल करवाते हैं और अपना फाइलर का स्टेटस और एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में आते हैं। देन उसके बाद अपना रिटर्न वगैरह एम्बेसी वगैरह में जमा कराते हैं। इसी तरह अगर कोई गाड़ी लेनी है, रजिस्ट्रेशन करानी है, तो टैक्स काफ़ी ज़्यादा लग रहा होता है अगर वो नॉन फाइलर है। ठीक है, तो वो फिर क्या करते हैं, टैक्स कंसल्टेंट के पास जाके अपने आप को फाइलर करवा लेते हैं। और इसी तरह प्रॉपर्टी अगर वो ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है। नॉन फाइलर के ऊपर 10% टैक्स है। अब आप सोचें, अगर 1 करोड़ की एफबीआर वैल्यू है किसी भी प्लॉट की या कोई किसी भी जगह की फ्लैट की, तो उसके ऊपर अगर 10% लगाएं तो काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। अगर अब वही शख्स जो है वो फाइलर है, उसका स्टेटस जो है वो एक्टिव है, तो वो 3% टैक्स उसको देना होगा। तो अच्छा, ये विद होल्डिंग्स के रेट्स कैसे पता चलते हैं? जब हम किसी जैसे आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आपको आपने सर्विसेज परचेज की हैं। तो बेसिकली अगर आपने सर्विसेज परचेज की हैं तो आपको जब वो इनवॉइस आपको वेंडर देगा तो आपको विद होल्डिंग्स काटने होते हैं। तो ये विद होल्डिंग की एक स्टेटमेंट्स जो है, यहाँ पे मैंने विद होल्डिंग एक टैक्स कार्ड बनाया हुआ है। मैं आपको शो कर देता हूँ यहाँ पर। ये जो है बेसिकली 2023 और 24 के टैक्स ईयर के लिए है, जिसको हम विद होल्डिंग टैक्स रेट कार्ड कहते हैं, कहलाता है ये। और इसमें टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ बहुत सारे मौजूद हैं। इंपोर्ट सेक्शन 148, सैलरी सेक्शन 149, डिविडेंड सेक्शन 150, इसी तरह से ऑनवर्ड्स ये बहुत सारे सेक्शंस हैं, उसकी विद होल्डिंग्स हैं। तो ये आपको अप्रोक्सीमेटली अप टू डेट है जो करंट टैक्स ईयर चल रहा है, जिसको हम कहते हैं 2024 का टैक्स ईयर, जो कि 30 जून को 2024 में खत्म हो जाएगा ये टैक्स ईयर। तो अगर आपको मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज सेक्शन 153 है, तो आपने यहाँ पे सर्च करा तो ये 153 लेकर आ जाएगा आपके पास। और पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 153,
तो इसमें वो बता रहा है कि अगर आप फाइलर हैं, एटीएल एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में हैं, तो ये विद होल्डिंग्स आपके ये डिटेक्ट होंगी। और अगर आप नॉट नॉट अपीयरिंग ऑन एटीएल, मतलब आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, तो फिर ये टैक्स रेट्स होंगे। तो ऑलमोस्ट डबल रेट्स होते हैं। जैसे 1.5 है तो इनएक्टिव या नॉन फाइलर के लिए 3% है। तो इसी तरीके से डिफरेंट सेक्शंस यहाँ गिवन है और उसके विदहोल्डिंग रेट्स हैं। ये विदहोल्डिंग कार्ड मैं आप लोगों को ईमेल पे प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर आप लोग चैट में मुझे सिर्फ अपना ईमेल आईडी मेंशन कर दें, तो मैं देखकर उसमें से जो है आप लोगों को ये टैक्स कार्ड प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसमें आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि अगर अगर हमारे पास जो है अब आपको ये देखना होता है कि आपने सर्विस क्या ली है, ठीक है, या आप सर्विस क्या दे रहे हैं। ये भी हो सकता है कि अब आप किसी को सर्विसेज दे रहे हो, तो अब आपने देखना होगा कि आप अब जो क्लाइंट है वो टैक्स कितना काटेगा, ठीक है, आपको अंदाजा। अच्छा, ये जो होता है वो क्रॉस इनवॉइस अमाउंट जो होती है, टोटल अमाउंट जो होती है, उसके ऊपर टैक्स कटता है नॉर्मली। जैसे सेक्शन 153 में भी है और डिफरेंट सेक्शंस यहाँ मौजूद है। इसी तरह अगर आपको प्रॉपर्टी का देखना है, तो प्रॉपर्टी में 236 के जो है वो आपने सुना होगा। जब जब भी आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 236 के का चालान बनता है, जो कि एडजस्टेबल होता है। तो आपने यहाँ पे सर्च किया और यहाँ पे उसने 236 के ला के दे दिया, और वो बता रहा है जब भी आप प्रॉपर्टी लेंगे तो आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा, जिस एडवांस टैक्स ऑन परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 3% टैक्स होगा अगर आप फाइलर हैं, एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट में हैं, और अगर नहीं है तो 10.5%, जो कि बहुत ज़्यादा है। इन्होंने काफ़ी डबल से भी ज़्यादा कर दिया है। इसकी वजह यह है कि ताकि लोग टैक्स नेट में आएँ, टैक्स बेस में आएँ और अपने आप को रजिस्टर्ड करें एफबीआर में। और अभी रिसेंटली जो है एक नया जो है अपडेट भी आई है, जो हमारे स्मॉल ट्रेडर्स हैं और रिटेलर्स हैं उनके ऊपर भी जो है एक फिक्स टैक्स और ताजिर दो स्कीम निकाली है, ताजिर दो स्कीम। वो भी इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ पर जो है वो शेयर कर दूंगा। मेरे पास अभी ये डाउनलोड हो गई है, आज मैं इसको पढ़ रहा था। तो ये आई थिंक 21 मार्च को जो है वो इशू हुआ है नोटिफिकेशन। तो इसमें हमारे पास जो ताजिर दो स्कीम है उसके ऊपर सारा डिस्कशन है। और जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, तो गवर्नमेंट इस सेक्टर को जो है वो अपना रजिस्टर्ड करवाना चाह रही है और टैक्स वहां से कलेक्ट करना चाह रही है। तो इसमें हमारे लिए एज अ टैक्स कंसल्टेंट या एज अ फ्रीलांसर आपके लिए क्या स्कोप है? आपके पास टैक्स में बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि 3.5 मिलियन लोग फाइलर हैं और 30 करोड़ की आबादी है। उसमें ऐसा नहीं है आपके पास बहुत सारे लोग अभी टैक्स नेट में आएंगे और उनको आना पड़ेगा, क्योंकि वो डिफरेंट जगहों पे फंस रहे होंगे। गाड़ी ले रहे होंगे, फंस रहे होंगे, प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसमें आपको टैक्स ज़्यादा लग रहा होगा, इमिग्रेशन में हो रहा है प्रॉब्लम, और भी बहुत 10 चीज़ें हैं जिसमें आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। डेफिनेटली आपका जो है इस टैक्सेशन की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। और यही मैं इस सेशन में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो टैक्स का काम कर सकते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें इसमें मैं आपसे छोटी छोटी डिस्कस करूंगा, जैसे कि एनटीएन बनाते कैसे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर अपना लॉग आउट करता हूँ पहले, सबसे पहले। तो नेशनल टैक्स नंबर अगर आपको किसी को लेना है तो वो कैसे लेंगे कि आप सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाएंगे irs.fbr.gov.pk, और इसमें जिसका एनटीएन नहीं बना हुआ तो वो न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाएगा, ठीक है, इस वेबसाइट पे न्यू रजिस्ट्रेशन। अच्छा, ये एनटीएन किसका बनेगा? डेफिनेटली ये सैलरीड इंडिविजुअल होगा या बिजनेस इंडिविजुअल का होगा, उसका एनटीएन हम इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। अगर एओपी का होगा तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और अगर कंपनी का होगा तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे अगर एसईसीपी में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है, तो एसईसीपी में जब आप एनटीएन बनाते हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो एफवीआर में एनटीएन जो है ऑटोमेटिकली बन जाता है। अभी हम सैलरीड इंडिविजुअल या बिजनेस इंडिविजुअल का अगर आप एनटीएन बना रहे हैं जिसमें हम सोल प्रोप्राइटरशिप आ जाती है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन वो आपसे पूछता है। तो एनआईसी नंबर पूछ रहा है वो आपसे, प्रीफिक्स है वो आप देंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, करंट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि जो भी आपका नेटवर्क जो जो भी मोबाइल नंबर और जो सिम उसके एनआईसी के ऊपर रजिस्टर्ड होगी, वो उसका नेटवर्क बताना होगा यहाँ पर, और अपना मोबाइल नंबर यहाँ बताना होगा, और उस मोबाइल नंबर को कंफर्म करना होगा। ईमेल आईडी देंगे, और एड्रेस की इंफॉर्मेशन जो उसका रेजिडेंस एड्रेस है वो यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आपको एक एसएमएस और ईमेल कोड आएगा, सॉरी, क्लाइंट को एक एसएमएस और ईमेल कोड आएगा, वो क्लाइंट आपको बताएगा, वो आप यहाँ इनपुट करेंगे।
तो ये छोटा सा फॉर्म मेरे ख्याल में फिल आउट करने के लिए 5 मिनट्स या 10 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, जब आप इंफॉर्मेशन पुट आउट कर रहे होते हैं, एड्रेस वगैरह में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी सारी सिंपल इंफॉर्मेशन है। और उसके बाद जब कोड आता है तो एसएमएस और ईमेल पे डिफरेंट कोड्स होते हैं, वो क्लाइंट आपको देता है और आप इनपुट करते हैं, देन सबमिट करते हैं, तो वो एनटीएन बन जाता है। उसके बाद क्लाइंट को एक एसएमएस आ जाता है, पासवर्ड आ जाता है या ईमेल आ जाती है, और जो आईडी होता है उसका वो एनआईसी नंबर होता है, और जो पासवर्ड होता है वो उस ईमेल पे मेंशन होता है। तो इस एनटीएन बनाने में आप सोचें कि कितना टाइम लगता होगा। कुछ खास टाइम नहीं है, और इसके नॉर्मली मार्केट में जो रेट्स हैं, लोग जो ले रहे हैं और जो हम ले रहे हैं, तो वो 5000 तक लोग ले लेते हैं इस एनटीएन बनाने में। तो समझ लें 5 मिनट के 5000 रुपए आपको मिल गए। क्या था, आपके पास एक टेक्निकल नॉलेज थी कि आपको किस तरीके से एनटीएन बनाना है। एक सैलरीड इंडिविजुअल और एक बिजनेस इंडिविजुअल का, जो भी बनना चाहता है, अगर कोई वो बिजनेस करना चाहता है तो डेफिनेटली उसको एनटीएन पहले बनाना पड़ेगा, फिर एक बिजनेस रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। अब 5 मिनट में अगर 5000 रुपए बन रहे हैं, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अब आपको सेकंड स्टेप क्या है। सेकंड स्टेप ये है कि दूसरा वो आपको बोलेगा कि मुझे एक सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन करानी है। सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब ये है कि एक बिजनेस नेम रजिस्टर्ड करना है, अपने एनटीएन के ऊपर, अपने एनआईसी के ऊपर रजिस्टर्ड करना है। तो उसमें हमारे पास, अच्छा मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन की थी या नहीं, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है, सही है। अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप की बिजनेस में जो रजिस्ट्रेशन हमने करानी है, उसके लिए हमारे पास जो है वो आपके पास बिजनेस का नेम आपको पता होना चाहिए। क्लाइंट आपको ये नेम बताएगा कि मैं किस नाम से एफडीआर में रजिस्टर्ड होना चाहता हूँ, वो नेम आपको बताएगा। फिर वो बिजनेस एक्टिविटी बताएगा कि मैं इस बिजनेस और इस बिजनेस नेम के साथ मैं क्या काम करना चाहता हूँ, नेचर ऑफ बिजनेस और एक्टिविटी क्या होगी। मैं रिटेलर हूंगा, मैं होलसेलर हूंगा, मैं मैन्युफैक्चरर हूंगा, क्या चीज मैं सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, आईटी इनेबल सर्विसेज दूंगा या आईटी रिलेटेड सर्विसेज दूंगा, या जो है मैं कंसल्टिंग प्रोवाइड करूंगा, क्या क्या मैं जो है मेरी बिजनेस एक्टिविटी क्या होगी। तो लेट्स सपोज किसी की आईटी सर्विसेज हैं, तो वो अदर सर्विसेज की कैटेगरी में आ जाएगा। या फिर वो जनरल ऑर्डर सप्लाई है, कोई जनरल जो ऑर्डर चीजें होती हैं वो सप्लाई करता है, तो उसकी भी कैटेगरी वहां पर आ रही होती है, वो मैं आपको मेंशन करूंगा अभी आईरेस में जाकर। इसके अलावा लेटर हेड चाहिए होता है। लेटर हेड जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए होता है, क्योंकि हमें ये अटैच करना होता है फॉर्म 181 में। जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो ये चीजें हमें चाहिए होंगी। अच्छा, रेंट एग्रीमेंट अगर उसके पास है तो बहुत अच्छी बात है। और रीसेंट यूटिलिटी बिल, उसका कोई बिजनेस, अगर वो बिजनेस कर रहा है और उसका बिजनेस मुराद ये है कि उसने ऑफिस लिया हुआ है, और वो रेंट पे है, तो रेंट एग्रीमेंट तो बना होगा, वो चाहिए होगा सॉफ्ट कॉपी में, पीडीएफ फॉर्मेट में। रीसेंट यूटिलिटी बिल पेड, जो भी बिल पेड हुआ हुआ है के इलेक्ट्रिक का, वो आप बिल प्रोवाइड कर देंगे। मगर अगर ये सारी चीजें ना भी हों, तब भी हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस नेम, बिजनेस एक्टिविटी एंड लेटर हेड। ये तीन चीजें भी अगर हमारे पास मिल जाती हैं, और नॉर्मली ये क्लाइंट बहुत आसानी से प्रोवाइड कर देता है। बिजनेस नेम आपको व्हाट्सएप पे भेज देता है, बिजनेस एक्टिविटी भी व्हाट्सएप पे बता देता है, लेटर हेड भी आपको व्हाट्सएप पे भेज देता है। अब ये तीनों चीजें आपने इनपुट करनी है यहाँ पर। अब मैं आपको वहां पे मेन पेज पे लेके जाता हूँ। जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस रजिस्ट्रेशन आपने जो करनी है, फॉर्म 181 आपने यहाँ से ओपन करना है। यहाँ पे आप मैंने ये अपनी आईडी लॉगिन की हुई है, तो रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, फॉर्म 181 में आप जाएंगे, और जो है वो यहाँ पे आप ओपन करेंगे। अच्छा, अब डेफिनेटली यहाँ पे मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स यहाँ पे वो हैं, तो नेम वगैरह पूछ रहा है ये। तो लेट्स सपोज मैं अ, एक फर्म रजिस्टर्ड करना चाहता हूँ, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन कराना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, फॉर्म 181 ओपन किया, नेम पे गया, देन यहाँ पर मैं फर्म पे क्लिक किया, और अब उस बिजनेस का नाम डालना चाहता हूँ। लाइक लेट्स सपोज कोई भी नाम दे देते हैं, एबीसी। अच्छा, फॉर्मेशन डेट अगर वो करंट डेट में है तो वो करंट डेट में आपने यहाँ डाल दिया, कंटिन्यू किया, एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। और अच्छा, यहाँ पे पीरियड पूछ रहा है, पीरियड पहले दे देते हैं 2024, क्योंकि 2024 का टैक्स ईयर चल रहा है।
जो कि 1 जुलाई 2023 से शुरू होगा और 30 जून 2024 को खत्म होगा। तो आपने ये 2 चीज़ें सेलेक्ट कर ली, अब आपके पास ओपन हो गया ये चीज़, फॉर्म 181 ओपन हो चुका है और अब आपको यहाँ पर बिज़नेस के टैब में जाना है। बिज़नेस के टैब में जाने के बाद जो है मुझे यहाँ पर ऐड करना है बिज़नेस नेम। तो बिज़नेस नेम मैं यहाँ ऐड करूँगा, एक्विज़िशन डेट डालूँगा और उसकी जो है वो ओनरशिप बताऊँगा कि ये जो है वो इसका मैं ओनर बनने जा रहा हूँ और देन उसके बाद यहाँ पे ऐड एक्टिविटी करूँगा। तो जहाँ पर अगर वो प्रिंसिपल एक्टिविटी है उसकी, तो वो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके सेक्शन ये जो है ना ये एक्टिविटी सिलेक्शन है। मतलब मैंने यहाँ पे कंपनी का नाम डाल दिया, लेट्स सपोज़ ये नाम आ रहा है, एक्विज़िशन डेट डाल दी, ओनर डाल दिया, देन ये प्लस के साइन पे एक्टिविटी डालनी है मुझे, प्रिंसिपल पे चेक लगाया और सेक्शन पे क्लिक किया। अब सेक्शन के सर्च बॉक्स पे मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर इसकी बिजनेस एक्टिविटी डालेंगे। लेट्स सपोज मैं अदर सर्विसेज दे रहा हूँ, आईटी सर्विसेज दे रहा हूँ, तो देख लेते हैं आईटी से आ रहा हो या फिर इंफॉर्मेशन से आ रहा होगा। तो मैंने जब यहाँ पे डाला तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। तो इसमें मैं जो जो भी मेरे लिए मेरी बिजनेस एक्टिविटी जो रेलेवेंट है, लेट्स सपोज कोई भी ऐसी यहाँ पे जो रेलेवेंट आ रही हो, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन अदर टेलीकम्युनिकेशन एक्टिविटीज, ये लेट्स सपोज मैंने कोई एक सेलेक्ट कर ली, ये बिजनेस एक्टिविटी सेलेक्ट हो गई, मेरी स्टार्ट डेट मैंने आज की डाल दी और ओके कर दिया और यहाँ पे दोबारा ओके कर दिया। तो अच्छा, अब यहाँ पर मैंने बिजनेस नेम भी डाल दिया है और एक्टिविटी भी डाल दी है। अब यहाँ पर वो अटैचमेंट पूछ रहा है। अटैचमेंट यहाँ बहुत सारी चीजें वो आपसे पूछ रहा है मगर आपके लिए जो रेलिवेंट है, मैंने बताया था कि जो रेलिवेंट है वो लेटर हेड अटैच करें या रेंट एग्रीमेंट अटैच करें या यूटिलिटी बिल अटैच कर दें, और मगर पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए क्योंकि ये पीडीएफ फॉर्मेट में ही लेता है। ठीक है, तो देन उसके बाद आप इसको एक दफ़ा रिव्यू कर लें यहाँ प्रिंट करके। जैसे ही आप इसको रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के बाद इसको अगर आप सबमिट कर देंगे तो ये जो है आउटबॉक्स में चला जाएगा और फिर कंप्लीटेड टास्क में चला जाएगा और आपके पास यहाँ पे ऑनलाइन एनटीएन वेरिफिकेशन जो होती है, एफवीआर की जो मेन वेबसाइट है, उसमें अगर आप ऑनलाइन e.fvr.gov.pk पे जाएंगे और टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी देखेंगे, तो यहाँ पर उस क्लाइंट का आप सीएनआईसी नंबर डालेंगे। लेट्स सपोज अभी मैं अपना डालता हूँ, अभी मैंने सबमिट नहीं किया, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि आपको क्या करना है। जब आप सबमिट कर दें तो विद इन 24 आवर्स या विद इन 1 आवर या हाफ एन आवर जो है वो अपडेट हो जाता है ऑटोमेटिकली कि आपकी एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर आपकी कंपनी का नाम आना शुरू हो जाता है। अभी मेरे 2 कंपनीज जो रजिस्टर्ड हुई हुई हैं उसका नाम यहाँ पर आ रहा होगा, मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने एनआईसी नंबर डाला, ये कहाँ डाला है, टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी, एनआईसी नंबर डाला। तो यहाँ मेरा एनआईसी नंबर और एनटीएन नंबर, रेफरेंस नंबर बेसिकली एनटीएन नंबर होता है, मगर हमारे पास जो बिजनेस इंडिविजुअल्स होते हैं या सैलरीड इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी आईडी एनआईसी नंबर ही होती है। अच्छा, इसके बाद मेरा ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दे रहा है, ये मेरा ऑफिस का एड्रेस दे रहा है और मेरे एनटीएन के ऊपर, एनआईसी के ऊपर 2 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। एक तो मैं हूँ क्रिसन ट्रेडिंग के नाम से, इंपोर्टर एक्सपोर्टर के प्रिंसिपल एक्टिविटी में रजिस्टर्ड हूँ, और एक क्रिसन सॉल्यूशन, ये मैं बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और टैक्सेशन वगैरह की सर्विसेज दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आप वहां पे चेक कर सकते हैं। अब मैंने अपनी आईडी इसलिए खुली है ताकि मैं आराम से आपको बता सकूं, मैं क्लाइंट की खोलूंगा तो वो कॉन्फिडेंशियल वाला मसला आ जाएगा बीच में। अच्छा, तो यहां पर हमने ये सीख लिया कि एक एनटीएन कैसे बनाना है और ये सोल प्रोप्राइटरशिप कैसे बिजनेस इंफॉर्मेशन डालनी है और अटैचमेंट डालनी है। अब इसके अंदर मुझे बताएं कितना टाइम लगेगा। एक जो जिसका हाथ इस चीज के ऊपर सेट हो जाता है, मेरे ख्याल में 5 मिनट में मैं बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन कर सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इनफैक्ट कभी कभी डॉक्यूमेंट भी नहीं होता और तब भी मैं कर देता हूं, मुझे पता है कि बैक एंड पे किस तरीके से इसको करना है। बहरहाल, बिजनेस नेम, बिजनेस की एक्टिविटी, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर तो बिजनेस का कोई एड्रेस वो डालना चाहता है तो फिर यहाँ पर आपको बिजनेस एड्रेस लिंक कराना पड़ेगा। यहाँ पर आप लिखें एडिट बिजनेस, ये देखें ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप क्लिक करें। अब यहाँ पर आप कोई भी एड्रेस जो भी जैसे अगर यहाँ पर मैं बताता हूँ कि सॉरी, लिंक बिजनेस एड्रेस पे आप क्लिक करेंगे। अब आप बताएंगे कि कौन सा एड्रेस है, वो यहाँ पर प्रॉपर्टी में आ रहा होगा आपके पास, ठीक है, तो वो आप प्रॉपर्टी पे दे देंगे आप एड्रेस।
देन उसको आप सबमिट कर देंगे तो विद इन 5 मिनट्स आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन हो सकती है। और होता भी यही है, जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ विद इन 5 टू 10 मिनट्स जो है वो एफबीआर के रिकॉर्ड में अपडेट हो जाता है और हम क्लाइंट को भेज देते हैं। मतलब ये सारा काम जो है वो ऑनलाइन हो रहा है, इसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और इस काम के हम मिनिमम मिनिमम साइट पे 5000 लेते हैं, मिनिमम साइट पे। मगर अगर क्लाइंट जो है क्लाइंट को देख के अपनी कोटेशन वगैरह दी जाती है नॉर्मली, और वो किस तरह की सर्विस चाह रहा है, क्या वो डॉक्यूमेंट दे रहा है नहीं दे रहा, क्या वो किस तरीके से क्या मामलात हैं, तो फिर हम लोग इसको ओवरऑल 10,000 चार्ज करते हैं एक एनटीएन बनाने के और एक सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन करने के। और मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ 10 मिनट का काम है। तो आप सोचें कि 10 मिनट के अंदर अगर आप 10,000 रुपए बना सकते हैं, तो व्हाई नॉट कि आप टैक्सेशन की फील्ड में आएँ। और हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें बहुत ज़्यादा अपडेट्स आती हैं। जैसे अभी एक नोटिफ़िकेशन मैं आपको दिखा रहा था, ये 2 दिन पहले का नोटिफ़िकेशन है। तो अब स्मॉल ट्रेडर्स और जो शॉपकीपर्स हैं, उनके ऊपर जो है ये एडवांस टैक्स लगने जा रहा है 1 अप्रैल से, और कुछ 1 जुलाई से लगेगा। तो वो आपको थोड़ा-सा अपडेट रहना पड़ता है चीज़ों के बारे में। मगर अगर आप देखें कि एनटीएन और सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन काफ़ी आसान है, मुश्किल नहीं है, आईआरएस में जाके ऑनलाइन हो जाती है। तो क्यों ना अच्छा, फिर वो आपसे कहता है कि यार मुझे फाइलर बना दें, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर बना दें, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में मुझे आना है। अब उसके लिए मिनिमम साइट पे आपको 2 साल का रिटर्न फाइल करना पड़ता है लास्ट, अगर तो उसकी रिक्वायरमेंट है। देखिए, अगर उसने कहीं प्रॉपर्टी लेनी है, उसका टैक्स बचाना है उसको, तो वो आपको बोलेगा कि यार मुझे अब फाइलर बना दे। फाइलर बनाने के लिए उसको 2 साल का रिटर्न मिनिमम फाइल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अब रिटर्न के लिए जो फॉर्म होता है वो बेसिकली अभी तो खैर मेरे पास नहीं खुलेगा क्योंकि मैंने लास्ट ईयर का रिटर्न फाइल किया हुआ है। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं आता हूँ 1 मिनट। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आपने वो आप अगर 2022 का और 2023 का रिटर्न फाइल कर दें, तो वो जो है उसमें, और उसके बाद आपको 1000 का एक जो है वो भी भरना पड़ेगा। आपको सबसे पहले जो है वो अगर उसको फाइलर बनाना है तो आपको 2022 का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, अभी राइट नाउ की बात कर रहा हूँ। और 2023 का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको एक सरचार्ज फॉर एक चालान भरना पड़ेगा, सरचार्ज फॉर एटीएल का, जिसकी अमाउंट होगी 1000। 1000 होती है ये सैलरीड इंडिविजुअल और बिजनेस इंडिविजुअल के लिए, ठीक है? ये इंडिविजुअल्स के लिए होती है। अच्छा, और जो है ये जो है एओपीज़ के लिए चालान जो है अगर उनको फाइलर बनना है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो पार्टनरशिप होती है उसके लिए 10,000 रुपए की अमाउंट है। और अगर कंपनी है कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वगैरह है तो फिर ये 20,000 रुपए का चालान हो जाता है, ठीक है? तो अगर किसी को फाइलर बनना है तो फिर उसको लास्ट 2 ईयर्स के रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे और सरचार्ज फॉर एटीएल का चालान भरना पड़ेगा। तो इसमें सरचार्ज फॉर एटीएल का चालान कैसे बनाते हैं? देखिए, रिटर्न फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले वेल्थ स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। अच्छा, वेल्थ स्टेटमेंट के लिए मैं अपना कोई एक डमी डाटा जो है वो खोल लेता हूँ यहाँ पर। लेट्स सपोज कि टेम्पलेट्स वेल्थ वेल्थ स्टेटमेंट टेम्पलेट। अच्छा, एक टेम्पलेट तो खैर ये भी है मगर ये थोड़ा-सा मुश्किल है। कोई आसान वाला मैं आपको देता हूँ। ये हाँ, वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी आपको, उसका ओपनिंग बैलेंस डालना पड़ेगा, उसकी जो भी इनकम्स हैं उस साल की, एक्सपेंसेस हैं और एसेट्स वगैरह हैं और लायबिलिटीज़ है, वो इनपुट करने के बाद बैलेंस ज़ीरो होना चाहिए। ये एक टेम्पलेट मैंने बनाया हुआ है जिसको मैं बोलता हूँ वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मैं रिटर्न फाइल करने से पहले ही एक्सेल में सारा का सारा सारी की सारी वेल्थ को रिकंसाइल्ड कर लेता हूँ, ठीक है? रिकंसाइल्ड करने के बाद अच्छा, उसमें जब बैलेंसेस ज़ीरो हो जाते हैं, डिफरेंस कोई नहीं होता, देन उसके बाद जब वो रिव्यू कर लेता है क्लाइंट, तो इसके बाद मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो विद इन 5 मिनट्स में पूरा का पूरा रिटर्न बना लेता हूँ, अगर मैंने एक्सेल पे बनाया हुआ है। तो इसका मतलब अच्छा, एक्सेल पे ये टेम्पलेट मैंने खुद डिज़ाइन किया हुआ है, ताकि मैं बहुत आसानी से क्लाइंट से जो भी डाटा है लेकर
उसको इनपुट कर लूँ। और इनफैक्ट कभी-कभी ऐसा होता है कि मेरा असिस्टेंट ही बना देता है, वो खुद भी एसीसीए कर रहा है, तो ये खुद ही वो इनकम्स भी एंटर कर देता है, एक्सपेंसेस भी एंटर कर देता है, एसेट्स वगैरह होते हैं अगर क्लाइंट के तो वो एंटर कर देता है। मैंने इसको रिव्यू कर लिया, तो 5 मिनट्स के अंदर मैं पूरा रिटर्न बना लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होता है, जब अगर अगर आपने वेल्थ स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन का आपने अगर बना लिया, तो ये टेम्पलेट भी है, मैं आपको ईमेल कर देता हूँ। तो एक टेम्पलेट जो मुझे आपको देना है वो ये है कि मैं टैक्स कार्ड दूंगा आपको। ये टैक्स कार्ड है, ठीक है। प्रॉपर्टी जब परचेज करेंगे तो 3% टैक्स होगा। अगर आप एक्टिव में हैं, एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट में, और नॉन एक्टिव एनटीएल है तो 10 साढ़े 10% होगा। इसी तरीके से डिफरेंट सेक्शंस हैं। अगर लेट सपोज मैं 153 की बात करूं, तो यहाँ पे आप ये जो टैक्स कार्ड है मुझे आपको देना है, मुझे आप रिमाइंड कराएंगे। इसके अलावा वेल्थ स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन का टेम्पलेट जो है वो मैं आपको ये वाला प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। काइंडली आप लोग अपने चैट बॉक्स में अगर अपना ईमेल आईडी मेंशन कर दें तो मेरे लिए थोड़ा आसानी हो जाएगी कि आप लोगों को ईमेल करना मुझे आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो है वेल्थ स्टेटमेंट अच्छा, यहाँ पर हम क्या बनाएंगे उसकी, जब रिटर्न वेल्थ बना लेंगे उसके बाद आईरेस में डालेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर आईरेस में उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। और उसके लिए रिटर्न कहाँ से ओपन करते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन में जाने, डिक्लेरेशन में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास रिटर्न्स एंड स्टेटमेंट ओरिजिनल आ रहा है। अगर आप किसी सैलरीड इंडिविजुअल का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ये फॉर्म आप ओपन करेंगे। और अगर आप किसी बिजनेस इंडिविजुअल का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप ये फॉर्म ओपन करेंगे और रिटर्न फाइल करेंगे। अच्छा, रिटर्न फाइल करने के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। जब भी आप क्लाइंट्स का रिटर्न फाइल कर रहे हो तो ये डाटा आप उससे ज़रूर मांगे। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि मेरे पास एक लिस्ट है जो मैं क्लाइंट को भेज देता हूँ, फिर क्लाइंट उसको देखता है और वो फिर वो चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट बनी हुई थी, मैं आपको शो करता हूँ। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं वो आप क्लाइंट से लेंगे और फिर जो है उन उसकी बेसिस के ऊपर अपना वेल्थ स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन बनाएंगे। अच्छा, ये एक डॉक्यूमेंट मैं उससे शेयर कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फॉर द टैक्स ईयर 2023, अगर वो लास्ट ईयर का रिटर्न फाइल कर रहा है तो मैं उसको बताता हूँ कि आपकी सारी बैंक स्टेटमेंट्स सही होंगी फ्रॉम 1 जुलाई 2000। अच्छा, अब ये टैक्स ईयर जो फिजिकल ईयर है उसके हिसाब से ये चल रहा है। हम जो डाटा अगर उससे 2023 का रिटर्न फाइल करेंगे हम उसका, तो उससे 1 जुलाई 2022 से लेके 30 जून 2023 तक का स्टेटमेंट्स लेंगे। इसी तरह सैलरी का टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट, अगर वो सैलरीड इंडिविजुअल है तो उसकी कंपनी जो एम्प्लॉयर होता है उसका, वो उसको एक टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगा, भले एचआर वाले प्रोवाइड करें या अकाउंट्स वाले प्रोवाइड करें। वो एक टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट उसको दे देंगे जिसमें टैक्सेबल अमाउंट होगी और टैक्स डिडक्टेड जितना भी पूरे साल में टैक्स कटा है वो टोटल अमाउंट होगा, ठीक है। तो और वो फिजिकल ईयर इस पीरियड का होगा क्योंकि हम 2023 का रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अच्छा, फिर अगर तो उसका कोई मोबाइल है तो उसने एडवांस टैक्स भरा होगा अपना नेटवर्क कंपनी के ऊपर, तो वो टैक्स का डिडक्शन सर्टिफिकेट नेटवर्क कंपनी से ले लेगा। जैसे कि जैज़ है तो आप जैज़ के आउटलेट पे जाएंगे, उसको बोलेंगे कि ये मेरा ओरिजिनल एनईसी है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप टैक्स सर्टिफिकेट प्रिंट आउट करके दे दें। या फिर उनकी मोबाइल एप्लीकेशन से, जो जैज़ की ऐप होती है या व्हाट्सएप नंबर होता है, वहां से भी डिजिटली आप सॉफ्ट कॉपी निकाल सकते हैं। और उसमें क्या अमाउंट आ रही होती है कि जो भी पूरे साल एक्सपेंस हुआ है मोबाइल का और उस पर जो टैक्स कटा है एडवांस टैक्स, वो अमाउंट आ रहा होगा। इसके अलावा कोई फॉरेन इनकम है उसकी तो वो आप ले लेंगे उससे। लेट सपोर्ट उसने आईटी सर्विसेज दी हैं, फ्रीलांसिंग की है, तो आईटी इन्हें आईटी सर्विसेज के अगेंस्ट उसको रेमिटेंस आई है बैंक में, तो वो उसकी जो भी इनकम्स है वो शो कर देंगे यहाँ पर। इसके अलावा अगर कोई प्रॉपर्टी ली है उसने और उसके ऊपर एडवांस टैक्स कटा है तो वो चालान उससे आप ले लेंगे। कोई व्हीकल ली है उसके ऊपर एडवांस टैक्स कटा है वो ले लेंगे। उसकी एसेट्स कितने हैं, उसकी एजुकेशन फीस उसने कितनी पे की है, उसकी लोन लायबिलिटीज कितनी है, प्रोविडेंट फंड उसका कितना है, अदर सोर्सेज ऑफ इनकम उसके कितने हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस का ब्रेकअप उससे ले लें। अगर वो दे दे तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई वो बिजनेस कर रहा है तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस उससे आप ले लें, बैलेंस शीट ले लें, ताकि आपको वहां पे आईआरएस में डालने में आसानी रहे। कभी कभी ये दोनों चीजें नहीं देते, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट वगैरह नहीं देते, तो फिर हमें क्लाइंट के लिए बनाना पड़ता है। ये डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट। मगर इसका मतलब ये है कि ओवरऑल जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी होती है क्लाइंट से
और उसके बाद ये वेल स्टेटमेंट रिकंसिलेशन के टेम्पलेट में हम डालते हैं। लेट सपोज सैलरी यहाँ डाल दी और बिजनेस का जो प्रॉफिट आया वो यहाँ डाल दिया। डिविडेंड जो इनकम है, जो शेयर्स अगर लिए हुए उसने, तो डिविडेंड इनकम आ गई यहाँ पर। अदर इनफ्लोज हैं, रेमिटेंस वगैरह हैं, वो यहाँ पे इनपुट कर ली। इसका पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, कोई गिफ्ट वगैरह दिया है वो यहाँ इनपुट कर ली है। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। इनकम साइड ये है, ये एक्सपेंस साइड है। उसके बाद सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज साइड है। एसेट्स, अब चुनाचे एक सैलरीड इंडिविजुअल है तो हो सकता है उसका कोई प्लॉट हो, कोई लैपटॉप हो, कोई गोल्ड लिया हुआ उसने, कोई कार ली हुई हो, कोई बाइक ली हुई हो, कोई बिजनेस में कैपिटल लगाया हुआ हो सकता है, वो एक सोल प्रोप्राइटर हो, एक छोटा बिजनेसमैन हो, तो वो उसने कोई बिजनेस में कैपिटल लगाया हुआ है। उसके जो जितने बैंक के क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे वो ले लेंगे, कैश का बैलेंस वगैरह जो होगा। लाइबिलिटीज या जो है वो लाइबिलिटीज, अगर कोई बैंक से लोन वगैरह लिया हुआ है तो उसके बाद जो अब सारी इनपुट्स कर देंगे तो ये खुद ही कैलकुलेट कर देगा। जैसे अगर मैं यहाँ एक अमाउंट इनपुट करता हूँ, लेट सपोज 50 लाख सैलरीज में डाल देता हूँ, तो इसमें क्या करेगा ये, इसको यहाँ पे ये अपडेट कर देगा। अच्छा, यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगा हुआ, ये मेरे पास पुराना टेम्पलेट है, मैं आपको अपडेटेड वाला टेम्पलेट भेज दूंगा। तो यहाँ पर वो अपडेट होके इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। फिर आप इसको रिकंसाइल करेंगे, जीरो बैलेंस करेंगे और आईरेस में इनपुट करेंगे। तो इस केस में अगर आपके पास डेटा जो है वो अवेलेबल है, तो मुझे इसको फिल करने में लेट सपोज 15 to 20 मिनट्स लगेंगे, रिव्यू करने में, रिकंसाइल करने में, और 5 to 10 मिनट्स मुझे आईरेस में डालने में लगेंगे। तो इसके आपको मिनिमम एक सैलरीड इंडिविजुअल के जो है वो मिनिमम साइट पे, मैं मिनिमम साइट पे बता रहा हूँ कि आपको सैलरीड इंडिविजुअल के जो है वो 5,000 to 8,000 मिल जाते हैं। और अगर वो कोई बिजनेस इंडिविजुअल है, अगर कोई वो बिजनेस इंडिविजुअल है, तो फिर डेफिनेटली उसका प्रॉफिट एंड लॉस भी होगा, बैलेंस शीट भी होगी उसकी, ठीक है, और उसको प्रॉफिट्स भी हुए होंगे, टैक्सेस कुछ ऑलरेडी दिए होंगे, कुछ इसके डिटेक्ट हुए होंगे। तो यहाँ पर इसकी जो, इसके हिसाब से हम मिनिमम 15,000 से 30,000 रुपए तक चार्ज करते हैं। तो अब ये एवरेज मार्केट का रेट बता रहा हूँ, कम और बेश इतना ही होता है। कुछ लोग सैलरीड इंडिविजुअल को बहुत ही मिनिमम चार्ज कर रहे होते हैं, मार्केट खराब करते हैं, 1500 रुपए भी चार्ज करते हैं। मगर मैंने एक टारगेट बनाया कि मिनिमम 5,000 to 8,000 लेना है, ठीक है। मगर कुछ इंडिविजुअल्स आपको यहाँ पर 10 भी दे देते हैं, 15 तक भी दे देते हैं आपको, ठीक है। तो डिपेंडिंग कि उसके ऊपर वर्किंग कितनी हो सकता है, एक सैलरीड इंडिविजुअल आपका अच्छा खासा उसकी हैवी सैलरी हो, उससे वो इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहा हो, सेविंग्स भी हो, गोल्ड में भी डाल रहा हो, शेयर्स में भी ट्रेडिंग कर रहा हो, तो फिर आपकी वर्किंग बढ़ती चली आती है ना, उस हिसाब से आप क्लाइंट को चार्ज करते हैं। और एक नॉर्मल सैलरीड इंडिविजुअल है, लेट सपोज की 5,000 उसकी 1 लाख रुपए सैलरी है, तो 1 लाख रुपए में तो मेरे ख्याल में सेविंग होना मुश्किल है इस इन्फ्लेशन के दौर में। तो वो फिर जो भी एक्सपेंसेस वगैरह है उसके, या तो इनकम होगी, सैलरी होगी, या एक्सपेंसेस होंगे। वो कहीं ट्रेड ही नहीं कर पा रहा होगा, कहीं सेविंग्स कर नहीं कर पा रहा होगा, ना शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर पा रहा होगा, ना ट्रेडिंग कर रहा होगा। तो खैर एनी हाउ, जैसे क्लाइंट की नेचर होगी उस हिसाब से हम चार्ज करेंगे, और उससे जो है जो है वो चार्ज करके फीस लेंगे। तो अब लास्ट में जब आप 2 साल का रिटर्न फाइल कर लेंगे, जैसे 2022 का आपने रिटर्न फाइल किया, 2023 का रिटर्न फाइल किया, इसको मैं 2023 कर देता हूँ। उसके बाद आपको एक एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आने के लिए एक चालान बनाना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं सरचार्ज फॉर एटीएल। सरचार्ज फॉर एटीएल का चालान वो बनता है EFVR की वेबसाइट पे। आप यहाँ जाएंगे, E.FVR में जाएंगे, और ई पेमेंट्स में जाएंगे, और उसके बाद इनकम टैक्स में जाएंगे। तो ये हम बनाने क्या जा रहे हैं, हम बेसिकली जब फाइलर बनाना होता है ना किसी को, तो उसके लिए सरचार्ज फॉर एटीएल का चालान जरूर बनाना होता है। अगर एक सैलरीड इंडिविजुअल बिजनेस इंडिविजुअल है तो उसका 1,000 रुपीज का चालान होता है, और लास्ट 2 ईयर्स के रिटर्न फाइल करने होते हैं। जैसे अभी हम 2024 के टैक्स ईयर में मौजूद हैं, तो हमें 2022 और 2023 का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, प्लस 1,000 रुपए का इसका चालान भरना पड़ेगा। लेट सपोज ये कैसे भरते हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ उस क्लाइंट का आप NIC डालेंगे, मैं अभी अपना डाल देता हूँ। ये थोड़ा सा, 1 मिनट। तो यहाँ पर आप अब क्लाइंट का जो भी NIC है वो यहाँ पे टाइप करेंगे। टैप का बटन प्रेस किया मैंने, यहाँ मेरा नाम आ गया। अब यहाँ पे आप टैक्स ईयर सेलेक्ट करेंगे 2023,
क्योंकि 1 मार्च से हम आगे आ गए हैं तो 2023 सेलेक्ट करना पड़ेगा। टैक्स की पेमेंट होगी, नेचर जो है वो जो है आपकी मिसलेनियस रहेगी। अब जब भी आप सरचार्ज फॉर एटीएल का चालान बनाएंगे तो इसी तरीके से बनाएंगे, भले वो आप जो है सैलरीड इंडिविजुअल का बना रहे हो या फिर कंपनी का बना रहे हो या ईओपी का बना रहे हो। बस कंपनी के लिए यहाँ कंपनी का एनटीएन आ जाएगा। अच्छा, उसने मेरा एनटीएन ऑटोमेटिकली उठा लिया है। अच्छा, अब टैक्स पेमेंट नेचर तो रहेगी मिसलेनियस, टैक्स पेमेंट सेक्शन जो होगा वो होगा सरचार्ज फॉर एटीएल। और ये बता रहा है कि क्रिएशन ऑफ पीएसआईडी अंडर दिस पेमेंट सेक्शन इज ओनली अलाउड फॉर टैक्स ईयर 2023। क्योंकि हम 1 मार्च से आगे आ गए हैं तो अब आपको लास्ट टैक्स ईयर का वो बता रहा है कि सिर्फ बना सकते हैं, और हम 2023 ही हमने टैक्स ईयर सेलेक्ट किया। और तो इसका मतलब सरचार्ज फॉर एटीएल के चालान में आपको टैक्स पेमेंट नेचर मिसलेनियस लेनी है, टैक्स पेमेंट सेक्शन सरचार्ज फॉर एटीएल लेना है। अब चुनाचे में इंडिविजुअल हूँ, बिजनेस इंडिविजुअल हूँ, तो 1000 का मेरा अमाउंट होगा। अगर सैलरीड इंडिविजुअल भी होता तो 1000 ही होता। तो यहाँ मैंने 1000 टाइप किया, यहाँ ऑटोमेटिकली वर्ड्स में खुद ही आ गया, और यहाँ मैंने अमाउंट टाइप कर दी 1000। और यहाँ पे आपसे ईमेल आईडी पूछ रहा है, यहाँ ईमेल आईडी दे दें ताकि आपको वो नोटिफिकेशंस देता रहे। आपको वो ईमेल कर देगा, जो भी आपने सीपीआर नंबर आपको ईमेल कर देगा। तो आपने इसको हल्का सा रिव्यू कर लिया कि हमने सही बनाया है नहीं। देन आपने इसको क्रिएट पे बटन पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्रिएट के बटन पे क्लिक किया तो अब वो आपसे कह रहा है प्लीज रिव्यू योर ई पेमेंट डिटेल्स केयरफुली एंड क्लिक कंफर्म बटन फॉर कंफर्मेशन और क्लिक बैक बटन टू मेक चेंजेस। तो हम यहाँ पे इसको कंफर्म कर देते हैं। अब आप देखिएगा कि आपके लिए चालान बना देगा और इसकी पीएसआईडी आ गई। ये जो पीएसआईडी होती है हम ये क्लाइंट को भेजते हैं और उसको बोलते हैं भाई कि आप इंटरनेट बैंकिंग में जाएं और यहाँ पर बेनिफिशियरी में ऐड करें एफबीआर और ये पीएसआईडी एंटर करें। अमाउंट आएगी 1000, आप इसको ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग से पे कर दें। अच्छा, कभी कभी क्लाइंट बोलता है आप पे कर दो, बाद आप मेरी फीस में ही ऐड कर देना, तो ये भी होता है। मगर हाँ, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए एज अ टैक्स कंसल्टेंट हम क्लाइंट से ही भरवाएंगे क्योंकि क्लाइंट का ही चालान है। ठीक है, तो ये पीएसआईडी हम इसको भेजेंगे और एक चालान भी इसको भेज देंगे। यहां से हम प्रिंट करते हैं। जैसे ही आप प्रिंट करेंगे तो एक चालान प्रिंट हो जाएगा। मैं आपको ये खोल के ओपन करके दिखाता हूँ। हाँ, इस तरीके से इनकम टैक्स चालान होगा। ये इसकी पीएसआईडी है जो ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग से आप आराम से पे कर सकते हैं। बेनिफिशियरी एफबीआर सेलेक्ट करेंगे। आपने इस चालान को भी एक दफा रिव्यू कर लेना है क्लाइंट को भेजने से पहले। कभी कभी ये जो है ना मिस प्रिंट भी हो जाता है। एफबीआर जो है वो चीजें अपनी बेहतर करता रहता है, मगर मोस्टली ये सही बनता है, मगर 1% चांस होता है इसमें। तो हमें फिर भी मेक श्योर करना पड़ेगा। हमें ये देखना होता है टैक्स ईयर सही है, वो बिल्कुल ठीक है टैक्स ईयर। हमारी टैक्स पेमेंट नेचर मिसलिनियस हो, देखें ब्लैंक और ब्लैक हो रही है, ये ठीक है। और हमारी जो पेमेंट सेक्शन होता है वो सरचार्ज फॉर एटीएल लिखा हुआ हो, बिल्कुल ठीक है। मेरा एनआईसी मेरा नाम आ रहा है, ठीक है। अमाउंट आ रही है 1000, वो भी ठीक है। तो यहाँ भी 1000 आ रहा है। अब ये ओके हो गया। अब आप इस चालान को डाउनलोड करके वहां पे उसको भेज सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, आप व्हाट्सएप के ऊपर उसको भेज दें और उसको सरचार्ज फॉर ये जो पीएसआईडी ये जरूर भेजें ताकि वो इंटरनेट बैंकिंग से पे कर सके। तो विद इन 24 आवर्स आपको एक सीपीआर आ जाएगा। अब कुछ वो सीपीआर इस तरीके से होगा, अगर मेरे पास कोई यहाँ पर आ रहा हो ईमेल के ऊपर, तो सीपीआर मतलब कंप्यूटराइज पेमेंट रिसिप्ट जो आपको एफबीआर प्रोवाइड करता है। ये एक मेरे पास मौजूद है। इस तरह की आपको एक ईमेल आएगी, डियर यूजर योर पेमेंट इज कंफर्म इन द कंप्यूटर सिस्टम ऑफ एफबीआर, सीपीआर इज अटैच हियर विद थैंक्स फॉर यूजिंग ई पेमेंट सर्विसेज। यहाँ पे जो है ये सीपीआर नंबर ये होता है, ये सीपीआर नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है सीपीआर नंबर जब आ जाए इसका मतलब ये कंफर्मेशन है। ये कंफर्मेशन है कि आपका जो है वो टैक्स पेमेंट जो है वो जमा हो गई है, और जो है अब आपके पास स्टेटस जो है आपका एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको जो स्टेप्स बताए हैं मैं आपको एक दफा दोबारा से यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ नोटपैड पे। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, क्लाइंट का एनटीएन। अगर कोई बंदा आपके पास आता है, कोई कोई आपका फ्रेंड है या कोई भी क्लाइंट आता है और वो कहता है मुझे एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आना है, मुझे फाइलर बना दो, तो सबसे पहले आप उसका एनटीएन बनाएंगे। एनटीएन बनाने का तरीका मैंने इस वीडियो में आपको इस सेशन में बता दिया है। बहुत ही आसान है, 5 मिनट्स में बन जाता है। उसके बाद अगर वो बिजनेस करेगा, अगर तो वो सैलरीड इंडिविजुअल है तो उसकी सोल प्रोप्राइटरशिप की रजिस्ट्रेशन होने की जरूरत ही नहीं है।
हाँ, अगर वो बिजनेस इंडिविजुअल है तो उसका एक सोल प्रोप्राइटरशिप की रजिस्ट्रेशन करेंगे, या फिर आप सिंपल रखें इसको अभी इस वक्त के सैलरीड इंडिविजुअल है, तो एनटीएन के बाद डायरेक्टली हम उसका 2022 का और 2023 का रिटर्न फाइल करेंगे। उसके लिए पहले हम क्या बनाते हैं, वेल स्टेटमेंट रिकंसिलेशन, वेल स्टेटमेंट रिकंसिलेशन। उसके लिए मैंने आपको टेम्पलेट जो है इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और इस वेल स्टेटमेंट रिकंसिलेशन के बाद आप उसको आईआरएस में डालेंगे और 2022 का भी रिटर्न अलग फाइल करेंगे, 2023 का रिटर्न अलग फाइल करेंगे, और उसके बाद सरचार्ज फॉर एटीएल का चालान जो मैंने आपको अभी बताया कि किस तरीके से बनता है, बना के दिखाया, सरचार्ज फॉर एटीएल का चालान बनाएंगे। अगर वो बिजनेस और सैलरीड इंडिविजुअल है तो 1000 रुपये का चालान बनेगा, अगर वो एओपी है तो 10,000 रुपये का चालान बनेगा, अगर वो जो है वो कंपनी है तो 20,000 रुपये का चालान बनेगा। अच्छा, यहाँ पे मेरी जो वीडियो है वो क्यों नज़र नहीं आ रही है, इसका स्क्रीन शायद नीचे चली गई है। खैर एनी हाउ, सरचार्ज फॉर एटीएल का चालान बनाने के बाद आपको एक सीपीआर नंबर जनरेट होगा जिसको कंप्यूटराइज पेमेंट रिसिप्ट कहते हैं, और एफवीआर आपको कंफर्म करेगा कि आपकी पेमेंट हमारे पास आ गई है, एफवीआर के बैंक अकाउंट में आ गई है। अब आपके 24 आवर्स में, विद इन 24 आवर्स में आप एफबीआर की वेबसाइट पे आपका स्टेटस एक्टिव हो जाएगा। और वो कैसे चेक करते हैं, e.fbr.gov.pk पे जाके एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट में जाते हैं और इस यहाँ पर आप अपना एनआईसी एंटर करते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ अपना एनआईसी और यहाँ आज की डेट डालता हूँ और ये कोड डालता हूँ जिसे हम कैप्चा भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद वो आपको, अच्छा ये दोबारा से रीसेट हो गया, 1 मिनट, इसको दोबारा से मैं एंटर करता हूँ और अब डेट आज मेंशन की, आज की डेट, और यहाँ पर मैंने इसको कहा, यहाँ कोड दिया इसको और वेरीफाई कर दिया। तो यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि इस वक्त आपके नाम, आपके बिजनेस नेम के ऊपर, एनटीएन के ऊपर 2 कंपनीज आ रही हैं और आप एक्टिव हो, मतलब आपका फाइलिंग स्टेटस जो है वो एक्टिव है, मतलब मैं फाइलर हूँ, एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट में हूँ। अगर तो क्लाइंट का 24 आवर्स गुजर गए उसके चालान बढ़ने के बाद, तो वो भी इसी तरह एक्टिव हो जाएगा, अदरवाइज वो इनएक्टिव लिखा हुआ आ रहा होगा। इनएक्टिव का मतलब है नॉन फाइलर, उसके टैक्स फिर ज्यादा चार्ज होंगे हर जगह। तो आपको मेक श्योर ये करना है। और फिर ये क्लाइंट को हमने ये जो है स्क्रीनशॉट लेके उसको व्हाट्सएप कर देते हैं ताकि उसको ये पता चल जाए कि मैं जो है एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट में आ गया हूं। अच्छा, बैंक में कब अपडेट होता है, एफवीआर में तो विद इन 24 आवर्स हो जाता है, मगर बैंक में जो है तकरीबन टाइम लगता है थोड़ा, आई थिंक 1 वीक लगता है। हर संडे वाले दिन एफवीआर अपना रिकॉर्ड अपडेट करता है, तो उसके बाद ये जो है वो अपना आपका जो है स्टेटस बैंक्स में भी अपडेट हो जाता है। बैंक में अपडेट होना जरूरी है ताकि कैश विड्रॉल या जिस डिफरेंट चीजों के ऊपर टैक्स ना लगे, प्लस अगर आपने बैंक में कोई प्रॉफिट आ रहा है आपको तो उसके ऊपर टैक्स जो है वो ज्यादा लगेगा अगर आप नॉन फाइलर होंगे। तो बैंक में अपडेट होना जरूरी है, वो उसके लिए 1 हफ्ता लगता है और हर संडे वाले दिन जो है वो अपडेट होती है। तो मंगल वाले दिन जो है वो अप्रोक्सीमेटली जो है तमाम बैंक्स में डाटा अपडेट हो जाता है, तमाम सरकारी इदारों में डाटा अपडेट हो जाता है कि आप एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट में आ गए हैं। अब इसी तरीके से अगर ये मैंने आपको सारे स्टेप्स बताए, इसके अलावा अगर आपको सोल प्रोप्राइटरशिप के अलावा लेट सपोज आप पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए मैंने आपको क्या बताया था, तो एक सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए जो है वो बिजनेस नेम होना, बिजनेस नेम आप क्लाइंट से पूछेंगे कि क्या रखना चाहते हैं, बिजनेस नेम हो गया, बिजनेस की एक्टिविटी हो गई, मतलब कि वो क्या नेचर ऑफ बिजनेस है उसका, और उसका लेटर हेड एक वो ले लेंगे सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में। अगर वो पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है आपसे तो फिर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो जिसमें पार्टनरशिप डीड बनती है। सबसे पहले पार्टनरशिप डीड बनती है, 2 पार्टनर्स हैं, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स हैं तो पार्टनरशिप डीड बनेगी। पार्टनरशिप डीड में क्या होता है कि हमारे दोनों पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कितना होगा, वो कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लेकर आएगा, कितना कैश लेकर आएगा, कितना जो है वो फर्नीचर लेकर आ रहा है, कितना कैपिटल लगा रहा है। इसके अलावा बिजनेस का नाम क्या होगा, बिजनेस की एक्टिविटी क्या होगी, बिजनेस का एड्रेस क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या होगा। इसके अलावा
ये सारी चीजें वहां पर इसके अलावा जो भी क्लॉजेज होते हैं पार्टनरशिप के नया पार्टनर आएगा तो क्या होगा, पुराना पार्टनर जाएगा तो क्या होगा, तो सारे क्लॉजेज वहां पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती हैं। अगर मेरे पास कोई यहाँ पे पार्टनरशिप डीड का टेम्पलेट यहाँ पर मैं अगर हो तो मैं आपको दे देता हूँ। पार्टनरशिप डीड का एक टेम्पलेट है मेरे पास, वो आप फिल आउट करेंगे। तो ये फिल आउट करने में आपको 10 to 15 मिनट्स लगते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस डेटा आपके पास हो, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन जो आपको क्लाइंट से चाहिए होती है वो आपके पास हो। फिर होता ये है कि 2000 के स्टैम्प पेपर पे इसको प्रिंट करते हैं। ई स्टैम्प पेपर, ये जो पार्टनरशिप डीड है आपने बता दिया कि किसके दरमियान बन रही है, ठीक है, पार्टनर्स के नाम वगैरह आ गए, कंपनी का नाम आ गया, बिजनेस बिजनेस इट्स प्लेस आ गया, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, उसके कैपिटल एसेट्स क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या होगा, एनुअल क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स कब होंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बैंक अकाउंट, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, विड्रॉल्स कैसे हैं, ये सारी चीजें, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन द पार्टनरशिप और पार्टनरशिप डीड, सैलरीज एंड अदर, लोन, गुडविल, सारे के अच्छा ये एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट है। हम इसमें क्या करते हैं नॉर्मली, हमारा ये काम होता है कि अगर तो क्लाइंट कोई स्पेशल कोई क्लॉज डालना चाहता है तो वो तो ठीक है, अदरवाइज हम इसमें क्लाइंट से इंफॉर्मेशन लेके यहाँ पुट कर देते हैं। तो हमें कोई 10 मिनट्स हार्डली लगते हैं इस पार्टनरशिप डीड को बनाने में। फिर हम उसके बाद स्टैम्प पेपर बनाते हैं और पार्टनरशिप जो है स्टैम्प पेपर उसको नोटरी पब्लिक से जो अटेस्टेशन वगैरह कराते हैं, पार्टनर्स के साइन वगैरह होते हैं। उसके बाद जो है वो आपका यहाँ पर पार्टनरशिप डीड के बाद अगर आपके पास कोई रीसेंट बिल है के इलेक्ट्रिक वगैरह का तो वो अटैच करेंगे। और कोई भी रीसेंट के इलेक्ट्रिक का अगर बिल हो तो यहाँ पर हम इसको अटैच कर देंगे। और नॉर्मली जो एनआईसीज वगैरह होते हैं वो चाहिए होते हैं पार्टनर्स के। और अगर पार्टनर्स का स्टेटस चेक कर लें कि वो फाइलर हैं या नहीं, वो भी चेक कर लें। तो ये पार्टनरशिप आपको मिनिमम जो है लोग क्लाइंट जो टैक्स कंसल्टेंट वगैरह चार्ज कर रहे होते हैं वो मिनिमम 20,000 to 30,000 तक चार्ज कर रहे होते हैं, डिपेंडिंग के कितना क्लाइंट के ऊपर। मगर ये अमाउंट 50,000 तक भी जाती है, लाख रुपए तक भी जाती है, डिपेंडिंग के क्या सीन है, क्लाइंट कैसा है क्या है। और हो सकता है उसमें वर्किंग ज़्यादा हो। तो अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप पे मैंने आपको बता दिया है कि 8,000 टू लेके 8,000 टू तकरीबन 15,000 तक ये चार्ज करते हैं लोग। तो ये बहुत चीज़ें आसान है। अगर आप टैक्सेशन में लर्निंग करना चाहते हैं तो मेरा एक कंप्लीट कोर्स है एलएमएस के ऊपर, मिर्चा वाला हब ऑफ अकाउंटेंसी के ऊपर, जिसकी आउटलाइन भी आपसे मैं शेयर कर देता हूँ। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। और अगर कोई स्पेसिफिक ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेनी है तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ती है आपको, मगर वो भी अवेलेबल है। अगर आपको मिसाल के तौर पे कोई रिटर्न फाइल करना सीखना है लाइव आईरेस के अंदर, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स में मैं किसी क्लाइंट का आईरेस तो नहीं दिखा सकता, तो वो उसकी इंफॉर्मेशन मैं वो नहीं कर सकता लीक आउट। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि यहाँ पर टैक्स की एक कोर्स आउटलाइन है मेरे पास, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूं। टैक्स कोर्स की आउटलाइन जो है तकरीबन मोर देन 50 वीडियोस हैं मेरे पास। और इसको मैं हाइड कर देता हूँ। अच्छा, हाउ टू क्रिएट एनटीएन, इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो है। सोल प्रोप्राइटरशिप की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, पार्टनरशिप की कैसे होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे रजिस्टर्ड होती है, इनकॉर्पोरेट होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में और बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छे पैसे इसमें मिल जाते हैं आपको। इसी तरह हाउ टू क्लोज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड क्लोज। अभी जब ये वाला इमरान खान का दौर खत्म हुआ तो बहुत सारी कंपनीज आईटी रिलेटेड क्लोज होने लग गई। तो मेरे पास इसका काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और यहाँ से मैंने अच्छी खासी अर्निंग करी। तो आपको कंपनी बनाना भी आना चाहिए, क्लोज भी करना आना चाहिए कि क्लोज कैसे करते हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे क्लोज की जाती है। और सबसे ज़्यादा इस वक्त जो काम आता है हमारे पास वो आईटी रिलेटेड कंपनीज का आता है कि पीसैब में, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करानी है, आईटी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड करानी है। आईटी की बहुत ज़्यादा काम है, इसके अंदर आप आईटी कंपनीज रजिस्टर्ड भी हो रही हैं, बंद भी हो रही हैं। मगर इस स्टेज में बहुत ज़्यादा आपको काम मिलेगा। यहाँ भी आपको इनकॉर्पोरेशन भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं।
तो सेल टैक्स में कैसे रजिस्टर्ड करना है, वीबॉक में कैसे रजिस्टर्ड करना है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके ऊपर मैंने अलग अलग वीडियोस बनाई हैं। सिंध रेवेन्यू बोर्ड में कैसे क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में अगर आप रजिस्ट्रेशन कराएं तो आपका फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर टैक्स जो है वो 1% से 0.25% हो जाता है, जो कि इसका बेनिफिट है। तो आईटी सर्विसेज अगर आप दे रहे हैं तो इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे एक्टिव टैक्स पेयर का कैसे चेक करते हैं, एडजस्टेबल टैक्सेस कौन से होते हैं, फुल टाइम टीचर अलाउंस क्या होता है, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, हाउ टू गेट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट लाइसेंस इन पाकिस्तान। बहुत सारी वीडियोस हैं, मोर देन 50 वीडियोस हैं इसके अंदर। और लास्ट में मैंने शायद अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है एक्सेल के हवाले से, क्विक बुक के हवाले से। तो 3 कोर्सेज हैं एलएमएस के ऊपर, एक है एक्सेल जिसका नाम है एमएस एक्सेल एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग, दूसरा है क्विक बुक डेस्कटॉप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और तीसरा है प्रैक्टिकल टैक्सेशन। तो तीनों कोर्सेज की जो फीस है वो 20,000 है। आप मिर्चा वाला के अकाउंट में ट्रांसफर करके विद इन अ डे जो है वो अंसार से या हुसैन से कांटेक्ट करके आप जो है ये फीस सबमिट करने के बाद रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक्सेस ले सकते हैं। इसमें आपको 20,000 रुपए में तीनों कोर्सेज मिल जाएंगे। अब वो एमएस एक्सेल भी मिल जाएगा आपको, एमएस एक्सेल एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग, ये अकाउंटिंग एंड सारे कोर्सेज जो मेरे हैं वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स के लिए हैं। ये टैक्सेशन का भी मिल गया आपको। इसके अलावा आपको क्विक बुक डेस्कटॉप का भी मिल जाएगा। और अन करीब जो है मैं क्विक बुक्स ऑनलाइन का भी जो है वो लाइव ईद के बाद जो कमिंग सैटरडे आएगा इंशाल्लाह ताला, उसमें मैं क्विक बुक ऑनलाइन भी स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि क्विक बुक ऑनलाइन जो है वो फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का बैकग्राउंड है तो फ्रीलांसिंग बहुत आसानी से आप स्टार्ट कर सकते हैं, इमीडिएटली कर सकते हैं, क्योंकि यूएस से ये क्विक बुक ऑनलाइन 7.5 मिलियन यूजर हैं इसके। मतलब 75 लाख कंपनीज क्विक बुक ऑनलाइन यूज करती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसमें आप फ्रीलांसिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है इसके अंदर। आप अपवर्क पे जाएँ, फाइवर पे जाएँ, फ्रीलांसर्स पे जाएँ, guru.com पे जाएँ, वर्कचेस पे जाएँ, इन सब पे आपको बहुत ज़्यादा काम मिलेगा। आप सर्च करें क्विक बुक ऑनलाइन तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और सबसे दुनिया में सबसे नंबर 1 पर ये आता है। अगर आप गूगल पे लिखें मोस्टली यूज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या इस तरह का कुछ लिखेंगे तो आपको बताएगा कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर क्विक बुक ऑनलाइन है, उसके बाद ज़ीरो है, और देन उसके बाद दूसरी चीज़ें हैं। तो अगर आपको ये 3 कोर्सेज़ लेने हैं तो आपको एलएमएस के थ्रू मिल जाएँगे। इसमें इसकी जो ड्यूरेशन है वो अप्रॉक्सिमेटली इसकी जो है वो आई थिंक 12 टू 14 आवर्स है। 12 टू 14 आवर्स है। इसमें मोर देन 50 वीडियोज़ हैं। इसको मैंने कैलकुलेट नहीं किया कि कितना टाइम है। मोर देन 50 वीडियोज़ हैं इसके अंदर, लेक्चर्स हैं। और इसके अलावा जो क्विक बुक डेस्कटॉप है, क्विक बुक डेस्कटॉप में तकरीबन अप्रॉक्सिमेटली 2 आवर्स का है। तो आपको मेरे हिसाब से तकरीबन 30 आवर्स टू 40 आवर्स में तीनों ये चीज़ें हो जाएँगी, और ये 3 मंथ्स का आपको एक्सेस मिलता है। 3 मंथ्स का आपको एक्सेस मिलता है एलएमएस के ऊपर, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। अपनी टाइम कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैं आप लोगों को जो है वो भी भेज देता हूँ, अगर मैं यहाँ भेज सकता हूँ। चैट में अगर अटैचमेंट मेरी चली जाए यहाँ पे, तो मैं आपको अटैचमेंट का ऑप्शन ये रहा। अटैचमेंट भी यहाँ से मैं आपको बेसिकली जो कोर्स आउटलाइन है वो मैं आपको भेजना चाह रहा हूँ, ताकि आपके पास तीनों कोर्स आउटलाइन मौजूद हों। और यहाँ पर मेरे पास एक फ़ोल्डर बना हुआ है मिर्शा वाला के नाम से, और 2024 उसके बाद अच्छा, यहाँ पर मेरे पास एक फ़ोल्डर होगा यहाँ पर 2024। अच्छा ये रहा। अच्छा, इसमें मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में तीनों की आउटलाइंस भेज रहा हूँ। पीडीएफ फॉर्मेट में ये रही। तो ये तीनों मैंने आपको जो है वो उस पे शेयर कर दी है। आप चैट पे देख लीजिएगा, इन तीनों को डाउनलोड कर लें। ठीक है, इन तीनों की टोटल फीस मैंने आपको बता दी है, 20,000 है। अब मैं आपका कोई सवाल ले लेता हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस सेशन
तो काइंडली डू लेट मी नो। हमारे साथ कौन ऑनलाइन है? उसामा हुसैन, उमेर और ज़हरा। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग द सेशन? आप चैट पे लिख सकते हैं क्योंकि आपका माइक तो मैंने अभी ऑफ किया हुआ है, डिस्टॉर्शन हो जाती है। कोई सवाल है तो पूछ लें, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।